शिखर सम्मेलन 2025 सुनने में लगता है जैसे कोई बड़ी दूर की बात है ना। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इस अंतर्राष्ट्रीय मंच का एक सिरा सीधा हमारे बिहार तक पहुंचता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है पर यह सच है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कनेक्शन को डिकोड करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक इंटरनेशनल समिट का बिहार से क्या लेना देना हो सकता है। मतलब एक तरफ चीन में हो रही हाई प्रोफाइल डिप्लोमेटिक मीटिंग और दूसरी तरफ यहां भारत में बिहार की जमीन। इन दोनों के बीच की वो कड़ी क्या है। आइए इस पूरी कहानी में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है चीन के तियानजिन शहर से। यहीं पर एससीओ का 25वां शिखर सम्मेलन हुआ और यहीं से सारी बातें निकलकर सामने आईं। तो देखिए, साल था 2025, जगह थी चीन का तियानजिन शहर और मौका था एससीओ का 25वां समिट। अब इस तरह की बड़ी बैठकों में सबसे अहम होता है उसका नतीजा, और यहां जो सबसे बड़ा नतीजा निकला वो था तियानजिन डिक्लेरेशन। ये बस एक दस्तावेज नहीं है, समझिए कि ये एससीओ का आने वाले कई सालों के लिए एक एक्शन प्लान है। तो सवाल ये है कि इस घोषणा पत्र में आखिर था क्या। देखिए, इसमें दो बड़ी बातें थीं। पहली तो वही एससीओ की पुरानी और सबसे जरूरी बात कि आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद, इन तीनों चीजों को मिलकर खत्म करना है। और दूसरी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान, डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2035, मतलब आने वाले दशक में आर्थिक सहयोग कैसे बढ़ेगा उसका पूरा का पूरा रोड मैप। ठीक है, तो ये तो हुई समिट की बात। अब आते हैं भारत पर। एससीओ का मंच भारत के लिए बहुत अहमियत रखता है, लेकिन यहां मौके तो बहुत हैं पर राह में रोड़े भी कम नहीं हैं। भारत ने इस समिट में अपना फोकस 3 पिलर्स पर रखा। पहला, सुरक्षा, मतलब टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और आपसी सहयोग। दूसरा, संपर्क यानी कि कनेक्टिविटी, खासतौर पर सेंट्रल एशिया से जुड़ने की कोशिश। और तीसरा, अवसर, यानी व्यापार और डेवलपमेंट के नए नए रास्ते कैसे खोले जाएं। बस यही 3 चीजें भारत की पूरी एससीओ स्ट्रेटेजी की बुनियाद हैं। और एक और दिलचस्प बात हुई, भारत का जो विजन है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, उसे इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सराहा गया, उसे मान्यता मिली। यह अपने आप में दिखाता है कि दुनिया में भारत की आवाज और उसकी सोच का वजन कितना बढ़ रहा है। लेकिन जैसा हमने कहा था, चुनौतियां भी हैं, और वो भी काफी बड़ी। भारत चाहता है सेंट्रल एशिया तक सीधी पहुंच ताकि व्यापार बढ़ सके, पर बीच में पाकिस्तान है जो रास्ता ही नहीं देता। दूसरी तरफ जब भारत आतंकवाद या अपनी सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं उठाता है तो चीन और पाकिस्तान अक्सर मिलकर उसका विरोध करते हैं। तो एक बहुत ही पेचीदा जियोपॉलिटिकल चेस का गेम है जिसमें भारत को हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना पड़ता है। तो अब तक हमने बात की जियोपॉलिटिक्स की, डिप्लोमेसी की। अब आते हैं इस कहानी के सबसे हैरान करने वाले मोड़ पर। अब हम सीधा जुड़ेंगे बिहार से। सवाल वही कि आखिर इस पूरी ग्लोबल कहानी में बिहार कहां से आ गया। इसका जवाब छिपा है एससीओ की आत्मा में, जिसे शंघाई स्पिरिट कहते हैं। यह एक बहुत ही खूबसूरत सिद्धांत है। इसका मतलब है कि सभी सदस्य देश एक दूसरे की सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करेंगे, और बस यही वो चाबी है जो बिहार जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य के लिए अवसरों के नए दरवाजे खोल देती है। और इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया 2022 में। तब वाराणसी को एससीओ की सबसे पहली टूरिज्म कैपिटल यानी पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। ये एक गेम चेंजर था, और जब वाराणसी सेंटर स्टेज पर आया तो उसका असर आसपास पड़ना तो लाजमी था। और बस यहीं से बिहार की एंट्री होती है। सोचिए, वाराणसी और बोधगया, सारनाथ कितनी पास हैं। तो जो भी टूरिस्ट्स को देशों से वाराणसी आएगा वो आसानी से बिहार के इस मशहूर बुद्धिस्ट सर्किट तक भी पहुंचेगा। ये एक सीधा और बहुत स्वाभाविक कनेक्शन है। वाराणसी की वजह से बिहार के टूरिज्म को एक जबरदस्त पुश मिलता है। और बात सिर्फ बुद्धिस्ट टूरिज्म पर ही खत्म नहीं होती। बिहार में तो सूफी परंपरा भी बहुत गहरी है, और सेंट्रल एशिया के कई देशों में भी सूफीज्म की बहुत मान्यता है। तो ये भी एक जबरदस्त मौका है उन देशों के पर्यटकों को आकर्षित करने का। ये सिर्फ टूरिज्म नहीं बल्कि एक गहरा कल्चरल एक्सचेंज भी होगा। तो अब तक हमने संस्कृति और पर्यटन की बात की, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोचिए, जब टूरिज्म बढ़ेगा तो अच्छे होटल्स, अच्छी सड़कें, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब की जरूरत पड़ेगी। और इन सब के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। और एससीओ का ये कनेक्शन बिहार के लिए इस मोर्चे पर भी फायदेमंद साबित हो सकता है। देखिए, सेंट्रल एशिया के जो देश हैं वो एनर्जी के मामले में बहुत अमीर हैं। उनके पास तेल और गैस के बड़े भंडार हैं। अब एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म पर जब एनर्जी सिक्योरिटी पर बात होती है तो इसका सीधा फायदा भविष्य में बिहार जैसे राज्यों को मिल सकता है। ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन का रास्ता खोलता है। और इससे फायदे क्या होंगे? बिल्कुल साफ है। पहला, बिहार को एक भरोसेमंद, रिलायबल बिजली की सप्लाई मिल सकती है। और दूसरा, जब इंडस्ट्री लगाने की बात आती है तो उसके लिए जरूरी फ्यूल आसानी से उपलब्ध हो सकता है। ये दोनों ही चीजें किसी भी राज्य की इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए बेहद जरूरी है। तो देखा हमने कैसे चीन में हुए एक इंटरनेशनल समिट की कड़ियां जुड़ते जुड़ते बिहार के टूरिज्म और एनर्जी सेक्टर तक पहुंच गईं। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या ग्लोबल डिप्लोमेसी का असली असर, उसका सही मतलब हमें तभी समझ आता है शंघाई सहयोग संगठन,
यानी एससीओ, जो कि एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, और दूसरी तरफ है बिहार, भारत का एक ऐतिहासिक राज्य। अब लगता तो नहीं कि इन दोनों में कोई कनेक्शन होगा, है ना? पर क्या इनके बीच कोई सीधा संबंध हो सकता है? चलिए आज इसी दिलचस्प जुड़ाव को थोड़ा समझते हैं। तो सवाल यही है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज हजारों मील दूर एक राज्य की जमीनी हकीकत पर असर कैसे डाल सकती है? ये कनेक्शन है क्या? चलिए इस कनेक्शन की परतें खोलकर देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये एससीओ आखिर है कितना बड़ा और इसका प्रभाव कितना ज्यादा है। 40%, सिर्फ ये एक आंकड़ा ही एससीओ के ग्लोबल असर की एक झलक दे देता है। पर सवाल ये है कि ये 40% है क्या? किस चीज का 40%? इसका मतलब यह है कि दुनिया की 40% आबादी एससीओ के सदस्य देशों में रहती है। अब जरा सोचिए, इस संगठन के फैसले और इसकी नीतियां कितने बड़े पैमाने पर लोगों पर असर डालती होंगी। लेकिन एससीओ सिर्फ आबादी के आंकड़ों का खेल नहीं है। इसका एक बहुत ही अहम काम है, और वो है क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना। और देखिए, जब सुरक्षा की बात आती है तो एससीओ का एक मुख्य फोकस है आतंकवाद। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तियानजन घोषणा। इसमें साफ तौर पर सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए एक डेडिकेटेड सिस्टम बनाने पर सहमति बनी। इससे पता चलता है कि एससीओ अपने क्षेत्र में स्थिरता को कितनी ज्यादा प्राथमिकता देता है। ठीक है, तो हमने एससीओ का विशाल दायरा और उसका सिक्योरिटी फोकस दोनों समझ लिया। अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था कि भाई इन सब बातों का बिहार से क्या लेना देना है। चलिए अब देखते हैं कि बिहार के लिए इसमें क्या मौके छिपे हो सकते हैं। तो ये कनेक्शन असल में दिखता कैसे है? देखिए, पहला जरिया है टूरिज्म। एससीओ ने वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी डिक्लेयर किया है। अब क्योंकि वाराणसी बिहार का पड़ोसी है, तो जाहिर है वहां बढ़ता टूरिज्म सीधे सीधे बिहार के सीमावर्ती जिलों को भी फायदा पहुंचाएगा। और दूसरा, एससीओ के जरिए जब मध्य एशियाई देशों से भारत के रिश्ते मजबूत होते हैं, तो इससे बिहार के जो मशहूर हस्तशिल्प और सिल्क उद्योग हैं, उनके लिए नए बाजार खुल सकते हैं। सोचिए, ये वहां के कारीगरों के लिए कितना बड़ा मौका है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वाकई में लोकल इकोनॉमीज को बदलने की ताकत रखता है? यह सोचने वाली बात है कि कैसे बड़ी बड़ी ग्लोबल पॉलिसीज जमीन पर हमारे आपके लिए नए अवसर पैदा कर सकती हैं।